वेलकम टू माय चैनल। हेलो सर। मुस्कुराते हुए उसने सर के साथ साथ कमर भी ज़रा सी खम की। दीगर मुलाकातियों की तरह उसने मुसाफिर के लिए हाथ आगे नहीं किया था। वो भी इस कैफियत में था कि खुद हाथ आगे ना बढ़ा सका। मिस शाहीन सईद वो धीमे लहजे में दस्तूर के मुताबिक अपना बाज़ाब्ता तारुफ करवा रही थी और अतीब ने पहली बार उसका नाम सुना था। वो तो इसके लिए शेन थी, अलिफ की शीन। वो अपनी बात ख़त्म करके उसके बोलने की मुंतज़िर थी। अतीब ने अपनी अंदर की दुनिया से कमरे में वापस लौटा। इसे कोई काम करना था, ना नौकरी। उसे डिग्री नहीं चाहिए थी। उसका कोई हदफ नहीं था सिवाय इसके कि वो बिना मकसद ज़िंदगी में खुश रहना चाहती थी। लेकिन वो किताबें बहुत पढ़ती थी और इस वक्त मुल्क के सफ़े अव्वल के अदबी इदारे की तरफ से आई थी। तो कोई ताज्जुब की बात ना थी कि इस बात से अनजान कि जब बेस्ट सेलर नावल के तर्जमे के लिए वो यहाँ मौजूद थी। इसका मरकज़ी किरदार वो खुद है। आपसे मिलकर खुशी हुई, उसने अंग्रेज़ी में कहा, पूरे जज़ब से, पूरे दिल से। आज से पहले तक तकल्लुफ़ और वज़ादारी निभाने वाला ये जुमला हमेशा रस्म होता था, मगर इस पल उसकी ज़िंदगी का ये सबसे बड़ा सच था। उसके लिए ये रस्मी जुमला था। सो वो रस्मी से तबस्सुम के साथ मेहमान के लिए रखी कुर्सी पर बैठ गई। वो पर-एतमाद तो तब भी हुआ करती थी, लेकिन ये रख रखाव, दुनियादारी के तकाज़े उसे भाते नहीं थे। यह सब उसे मंजूर ना था। दूसरों के लिए ये ज़बरदस्ती या बनावट, वो दूसरों के लिए खुद को रिफ़ाइन करने के हक़ में नहीं थी। मुझे राधिका ने बताया आप इस नावल का तर्जमा करना चाहते हैं। इसकी कोई ख़ास वजह? अतीब ने अंदर मची हलचल को मुतमईन करते हुए मुस्तैद हुआ, लेकिन अबलाग कोशिश के बावजूद वो रस्मी और पेशा वाराना अंदाज़ नहीं अपना पा रहा था। चूँकि ये मेरा नावल था, मेरे लिए ख़ास है और मुझे नहीं एतबार कि कोई तर्जमा करते हुए इसकी रूह तक पहुँच पाएगा, ये इंसाफ़ कर पाएगा और इस पर फ़िल्म बन जाने के बाद लोग पढ़ने के बजाय फ़िल्म ही देखेंगे। वो उसे देखते हुए गोया हुआ। दूसरा एतराज़ तो होना नहीं चाहिए, इसने कहा। इससे था भी नहीं, इसने बस कह दिया था। दुनिया में कितने ही नावल्स हैं जिन पर फिल्में और सीरीज़ बन चुकी हैं, लेकिन इनके नए एडिशंस अब भी शाया होते हैं। रही पहली बात, तो ये तहफ़्फ़ुज़ात तो हर तख्लीक़कार को होते हैं। वो हल्के से मुस्कुराई और टैबलेट ऑन किया। कुछ इक़्तिसाबात का तर्जुमा आपको ईमेल कर रही हूँ, आप देख लें, फिर राय दें। इसकी उंगलियां टेप की स्क्रीन पर मुतहर्रिक थी। अगर ये नावल पढ़ चुकी हैं तो इसका दिल बुरी तरह धड़का। तो क्या ये वक्त आ गया है? इसने ईमेल भेजने के बाद सर ऊपर उठाया तो वो अपने लैपटॉप की तरफ मुतवज्जा हुआ। चेहरे से तो लग नहीं रहा कि इसे नावल पढ़ने के बाद जो कुछ याद आया है। सीने का शोर उदासी में ढल गया। अब मुकम्मल नहीं होते और यह अधूरापन अजीज सुर होता है। अतीब के आस पास इसकी आवाज़ गूंजी, वही जो इसने 8 साल पहले सुनी थी। मैं चेक करके आपको इन्फॉर्म करता हूँ। वो इसके सामने इसके अल्फाज पढ़ना नहीं चाहता था। उसे लग रहा था वो खुद पर काबू नहीं रख पाएगा। इस जुमले को वो अब आप जा सकती हैं का इशारा समझ के खड़ी हो गई। यह बहुत खूबसूरत नावल है, मुझे यकीन है उर्दुआ तबके में इसे बहुत पजीराई मिलेगी और उम्मीद है आपको मेरा तर्जुमा इंसाफ करना महसूस होगा। इसने सर को ज़रा सा खम किया। आई होप हम जल्द तर्जुमे पर काम शुरू करेंगे। वो बस मुस्कुरा सका। वह विदाई कलमात कहकर पलट गई। उसकी हील की टिक टक दूर होते होते मादूम हो गई। दरवाज़ा बंद होते ही अतीब खड़ा हुआ। गहरी सांस लेते हुए उसने बालों में उंगलियां फंसाई और बेइरादा ही कमरे में टहलने लगा। शेन, तो तुम शाहीन हो? ये कैसा इत्तेफाक है? क्या ये वाकई इत्तेफाक है? हमें इस तरह तो नहीं मिलना था। हमें तो शायद मिलना ही नहीं था। क्यों नहीं मिलना था? तुमने ये वक्त और किस्मत पर छोड़ा था। अब फेस करो इनका फैसला। हाँ, हमें मिलना तो था, लेकिन ये तो नहीं सोचा था हमारे दरमियान ऐसी अजनबियत हाइल होगी। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर वो सरत से मुड़ा। अमन अंदर आ रहा था। क्या हुआ, इनकार कर दिया? नहीं। इसने खुद को संभाला और आगे आकर लैपटॉप उठाया। उसने कुछ ईमेल किया है, देखता हूँ। तुम्हारा इरादा बदल गया? अमन की आंखें फट रही। ये तो नहीं कहा मैंने। वो एग्रीगेशन नहीं अब तुम्हारी बात में। वाह, कोई पहुंची हुई चीज़ है मिस शाहीन सईद। पहले राधिका और अब तुम। मैं रूम में हूँ, देखूँ क्या तर्जुमा किया है। वो लैपटॉप लिए बाहर निकल गया। दूसरा जुमला अमन को जताने के लिए था, उसका इरादा बदला नहीं।
جس عمارت میں اس کے والدین اور بھائی مقیم تھے وہیں وہ 32ویں منزل پر پینٹ ہاؤس میں رہتا تھا۔ یہی اس کا آفس بھی تھا۔ امن کبھی کبھار اس کے پاس ٹھہر جاتا تھا۔ وہ پہلے اس کی ایجنسی دوات میں بطور لیٹری ایجنٹ کام کرتا تھا، لیکن پچھلے 2 سالوں سے وہ صرف اس کا مینیجر تھا۔ کمرے میں آ کر اس نے دروازہ مقفل کیا اور تیزی سے ای میل کھولا۔ ایک ہاتھ میں لیپ ٹاپ لیے وہ پلنگ کے کنارے ٹک گیا۔ امید کا رنگین آنچل اوڑھے، خواب کی آنکھ دریچے پر دستک دیکھنے کا کوئی طے شدہ وقت ہے نہ عمر۔ اس کی آمد کے راستے میں زندگی کی نہ ہموار ہاں کبھی رکاوٹ نہیں بنتی۔ الف کی آنکھیں بھی بنجر نہیں بن رہی تھیں۔ ایک خواب وہاں چپکے سے تمنا بو گیا تھا۔ اسے کوپلیں پھوٹی تھی تو منظر بدل گئے۔ الف کی آنکھوں کی زمین زرخیز تھی اور اس نے پکے ارادوں میں سے اس کی تمنا کی آبیاری کی۔ شین کے الفاظ کیوں اس کا مقصد بن گئے؟ اس نے سوچا نہیں تھا، وہ اسے کوئی نام بھی نہیں دینا چاہتا تھا۔ اسے یہ خیال ہی اچھا لگا تھا کہ وہ اس کی زبان سے نکلی بات سچ کر سکتا ہے۔ اس نے سوچا، احساس جس صورت دل کو چھوتا ہے اسے ویسا ہی انچھوا اور معصوم رہنے دینا چاہیے۔ محبت اور عشق ہی کو کیوں جذبات اور احساسات کے معراج مانا جائے؟ کچھ اسے آگے بڑھ کر بھی ہو سکتا ہے۔ نہ یہ پرستش نہیں تھی، عبادت تو معبود عبد کا تعلق ہے، یہ دو انسانوں کا ہو ہی نہیں سکتا، اور اسے لگنے لگا تھا اس کا شین سے تعلق محبت اور عشق سے آگے ہے۔ یہ خیال ہی آگے گدگدا رہا تھا۔ وہ اس احساس کے لیے آدم تھا، یعنی پہلا انسان۔ ادیب نے دوبارہ پڑھا۔ اس کے الفاظ پڑھ کر اس وقت وہ انہی احساسات سے دوچار ہوا۔